नॉर्मल आई, नॉर्मल आई की अगर हम बात करेंगे, नॉर्मल आई क्या बोल सकते हैं कि इस आदमी की नॉर्मल आई है, जो आई है वो नॉर्मल है, एक अच्छी आँख है। अच्छी आँख को हम कैसे बताएंगे, नॉर्मल आई को हम कैसे बताएंगे? तो दो चीज़ों से हम बताते हैं। एक तो होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर कितना देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दूर हम सन को भी देख सकते हैं, सन देखते हैं डेली सुबह पूरे दिन भर। चांद को भी, मून को भी हम देख सकते हैं रात को, और इनकी डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। और आइडियली हम बात करें तो डिस्टेंस क्या ले लेंगे हम, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो यानी जो दूर तक का, काफ़ी दूर तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। पास की अगर हम बात करें तो जो पास की रेंज डिसाइड की हुई है वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से अगर हम पहले लेके आएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं मेरी आँख से, आई से 25 सेंटीमीटर पहले रखूँगा, तो मेरे को देखने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। जोर इन द सेंस, हमने अभी आई डिस्कस किया तो सिलियरी मसल्स पढ़ा हमने। सिलियरी मसल्स क्या करती है, लेंस को पतला और मोटा करती है, फोकल लेंथ एडजस्ट करती है, लेंस जो हमारे आँख के अंदर लेंस है। अब अगर 25 सेंटीमीटर पहले का मैं लेके आऊँगा तो हमारा जो आई लेंस को एडजस्ट किया जाएगा, आँख पे जोर आएगा, इन द सेंस आँख पे जोर आएगा और क्लियर भी नहीं दिखाई देगा। 25 सेंटीमीटर या उसके बाद का ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देना पड़ता। तो 25 सेंटीमीटर को हम क्या बोलेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वह कम दूरी जिससे आगे का हमें नहीं दिखाई देगा, बाद का ही हमें दिखाई देगा। तो द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम विच नॉर्मल आई कैन सी विदाउट एनी स्ट्रेन। जो हमारी नॉर्मल आई है वो बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी जोर के देख सकती है, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर फॉर ए नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए कितनी वैल्यू होती है, 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। आइडियली कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। तो फार ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल आई इज इन्फिनिटी। तो नॉर्मल आई की डेफिनेशन हम क्या बता सकते हैं, वो पास का ऑब्जेक्ट भी देख सके, वो दूर का ऑब्जेक्ट भी देख सके। या इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो सिलियरी मसल्स है वो हमारी आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट करे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए और फार पॉइंट दोनों के लिए। वो हमें 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको भी क्लियरली दिखाए, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको भी क्लियरली दिखाए, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल आई। जनरली क्या होता है, कईयों को दूर का नहीं दिखता है, कईयों को पास का नहीं दिखता है, तो फिर वो लेंसेज लगाते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, तो वो नॉर्मल आई नहीं होगी। नॉर्मल आई ये होगी जिसको पास का 25 सेंटीमीटर का दिखे और दूर का इन्फिनिटी दिखे। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अभी अपन। हाउ कैन वी डिफाइन नॉर्मल आई, एन आई whose ciliary muscles can alter focal length। फोकल लेंथ को क्या कर सकती है, अल्टर कर सकती है, बदल सकती है। ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है, सच दैट इट कैन फोकस। कैसे फोकस कर सकती है, क्लियरली इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एज नियर एज 25 सेंटीमीटर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, 25 सेंटीमीटर पे, एज नियर एज जितना पास हो, कितने 25 सेंटीमीटर, एज फार एज कितनी दूर, इन्फिनिटी पे। अगर वो क्लियरली फोकस करे, क्लियरली इमेज बनाए जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे हो, क्लियरली इमेज बनाए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो उसकी आई को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल आई। और इमेज कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे, तो क्लियरली ऑन रेटिना। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन वी कैन से आई इज नॉर्मल आई। अकोमोडेशन ऑफ आई, तो क्या होता है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, दो लेंस हैं, एक कुछ ऐसा लेंस है, थोड़ा सा हायर स्टडी करते हैं, और एक कुछ ऐसा लेंस है।
ये लेंस बड़ा है बट थिन है, ये लेंस कम बड़ा है बट थिक, बड़ा पतला छोटा मोटा, बड़ा है लार्जर है बट थिन है, स्मॉलर है बट थिक है। तो होता क्या है, अगर कोई पैरेलल रे आएगी तो थोड़ी सी हायर क्लासेज है, बट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि समझने के लिए, अकोमोडेशन ऑफ आई समझने के लिए हम इसको समझ रहे हैं कि ये कोई रे आ रही है तो ये इसको रे को कहाँ पे डालेगा, यहाँ पर। इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट और इस लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये मोटा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये कोई रे आ रही है तो ये इसको यहीं पर ही डाल देगा, तो ये हो जाएगा इस लेंस का फोकल पॉइंट। अगर लेंस बड़ा है और पतला है तब फोकल लेंथ ज़्यादा है, अगर लेंस छोटा है और मोटा है तो फोकल लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसा हमारी आई में भी लेंस होता है जिसको क्रिस्टलाइन लेंस बोल रहे हैं हम। तो जो क्रिस्टलाइन लेंस, जब हम इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट देखेंगे, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा दूर देखेंगे, तो सिलियरी मसल्स क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, सिलियरी मसल्स कंप्रेस हो जाती है, तो आई लेंस बड़ा हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। लेकिन जब पास में ऑब्जेक्ट आएगा तो लेंस मोटा हो जाता है, सिलियरी मसल्स बढ़ जाती है, तो लेंस को क्या कर देती है, वो सिकुड़ देती है और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, उस केस में छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर फोकल पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे फोकल पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किसके कारण से, सिलियरी मसल्स के कारण से। तो फार ऑब्जेक्ट देखने के लिए फोकल पॉइंट बढ़ रही है, पास का ऑब्जेक्ट देखने के लिए फोकल लेंथ कम हो रही है। इस प्रोसेसिंग को, ये जो कम ज़्यादा हो रही है, उस प्रोसेसिंग को बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई, जिसके कारण हम दूर का भी देख सकते हैं और पास का भी देख सकते हैं। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच सिलियरी मसल्स ऑल्टर द फोकल लेंथ ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। जो सिलियरी मसल्स है वो फोकल लेंथ जो है क्रिस्टलाइन लेंस की जिस तरीके से कम और ज़्यादा कर रही है, ऑल्टर कर रही है, उस प्रोसेसिंग को क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन ऑफ आई। अब कैसे कर रही है, वो पास के ऑब्जेक्ट को भी दिखाती है, सो एज टू फोकस द नियरर और फार ऑफ ऑब्जेक्ट, ताकि जो पास का ऑब्जेक्ट है और दूर का ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे फोकस कर सकें, रेटिना पे। तो उस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस, इस प्रोसेसिंग को बोलते हैं इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ आई। ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, दूर के ऑब्जेक्ट के लिए है, और ये किसके लिए, पास के ऑब्जेक्ट के लिए है। पास के ऑब्जेक्ट में फोकल लेंथ कम हो जाती है, दूर के ऑब्जेक्ट में फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है। ये कम ज़्यादा कौन कर रहा है, सिलियरी मसल्स कर रही है। तो इस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन ऑफ आई। वी हैव सीन नॉर्मल आई। नॉर्मल आई क्या थी वो अभी हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज डिफेक्टिव आई। नॉर्मल आई देख लिया कि हमें जो पास का 25 सेंटीमीटर का और इन्फिनिटी दूर तक का हमें दिखाए एकदम बढ़िया तरीके से, जिसकी इमेज रेटिना पर बने, वो थी नॉर्मल आई। डिफेक्टिव आई क्या होगी, तो डिफेक्टिव आई वो हमें पास का नहीं दिखा सकती, दूर का दिखा सकती है, या फिर दूर का नहीं दिखा सकती तो पास का दिखा सकती है, या दोनों ही नहीं हो सकता। तो जनरली आपने सुना होगा कईयों से कि मेरी पास की नज़र कमज़ोर है या दूर की नज़र कमज़ोर है, तो वो आई क्या बोलेंगे, डिफेक्टिव आई बोलेंगे। तो एन आई हुज सिलियरी मसल्स कैन नॉट अल्टर द फोकल लेंथ, जिसकी सिलियरी मसल्स जो है वो फोकल लेंथ चेंज नहीं कर सकती है, ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस, सच दैट, किस प्रकार से, अनेबल टू सी क्लियरली आइदर, या तो नियरर ऑब्जेक्ट हम नहीं देख सकते, या दूर के ऑब्जेक्ट हम नहीं देख सकते, या दूर के और पास दोनों ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, तो उस आई को हम क्या बोलेंगे, डिफेक्टिव आई। तो डिफेक्टिव आई जो हमें पास का दिखा सकती है तो दूर का नहीं दिखा सकती, दूर का दिखा सकती है तो पास का नहीं दिखा सकती, या दोनों ही हम नहीं देख सकते, वो जाएगी डिफेक्टिव आई। अब डिफेक्टिव आई के अकॉर्डिंग कि वो पास का दिखा सकती है या दूर का दिखा सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट जो टाइप्स हैं डिजीज के, डिफेक्टिव के, वो है फर्स्ट शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। तो शॉर्ट साइटेडनेस, तो साइटेडनेस का मतलब होता है देखना, शॉर्ट मतलब हमें पास का दिखाई देगा। तो ये जो रोग है इसमें हमें क्या होगा, पास का दिखाई देगा। पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज तो बनेगी रेटिना पे,
लेकिन कोई दूर ऑब्जेक्ट है, कोई इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी, और इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी तो वो क्लियर हमें नहीं दिखाई देगा। तो इस नाम से मीनिंग हमें याद रखना, शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिखे दूर का नहीं दिखे। तो इफ एन आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, पास का देख सकती है बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट, दूर का नहीं देख सकती है, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। अब इस डिजीज को, इस जो बीमारी, इसको दूर कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। सुटेबल फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस हम लगाएंगे। कॉनकेव लेंस हम ऐसा लगाएंगे जिससे वापस इमेज किस पे बनने लग जाए? रेटिना पे बनना लग जाए, जो दूर ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हमें पास का तो दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, हमें किसका नहीं दिखाई दे रहा? दूर का नहीं दिखाई दे रहा। और दूर का देखने के लिए हम कॉनकेव लेंस लगाएंगे। कॉनकेव लेंस कैसा होता है? कुछ इस टाइप का होगा, बीच में से तो क्या होगा? पतला, और एजेज यानी जो कॉर्नर्स होंगे, एज जो होंगे, किनारे होंगे, वहां पर से क्या होगा? मोटा। बीच में से पतला और किनारों पर से मोटा हो तो वो उसके कौन सी प्रॉब्लम है? शॉर्ट साइटेडनेस। अगर कोई है आपके घर में तो चेक कीजिएगा, लेंस अगर बीच में से पतला, हाथ लगा के पता लग जाएगा इजीली, लेंस बीच में से पतला और किनारों पर से मोटा है तो कौन सा है? उसके शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। नाउ लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। लॉन्ग साइटेडनेस मीन्स उसको दूर का दिख रहा है, साइटेडनेस मतलब दिख रहा है, लॉन्ग मतलब दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। यानी जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना पे बन रही है, पास वाले की इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है। तो इफ एन आई कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली, फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है बट कैन नॉट सी नियरर ऑब्जेक्ट, पास का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता है क्योंकि उसकी इमेज जो है रेटिना पे नहीं बन रही है। इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? इस तरफ ऐसा, बीच में से मोटा, एजेज पे से पतला। तो घर पे चेक कीजिएगा, अगर किसी के पास किसी लेंस पहन रखा है, ग्लास पहन रखा है, अगर बीच में से मोटा है और किनारों पे से पतला है तो वो कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस है यानी उसकी कौन सी प्रॉब्लम है? लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। वो दूर का देख सकते हैं, पास का नहीं देख सकते हैं। प्रेस बायोपिया, अभी हमने देखी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, नाउ प्रेस बायोपिया। शॉर्ट साइटेडनेस जिसमें हम पास का देख सकते थे, दूर का नहीं देख सकते थे। लॉन्ग साइटेडनेस जिसमें हम दूर का देख सकते, पास का नहीं देख सकते थे। प्रेस मायोपिया, प्रेस बायोपिया क्या होती है? अगर हम ना तो दूर का देख सके ना हम पास का देख सके, पास का भी नज़र कमज़ोर होगी और दूर की भी नज़र क्या हो जाए? कमज़ोर हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। पास का ऑब्जेक्ट है तब भी इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तब भी इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है। तो एन आई कैन नॉट क्लियरली सी आइदर नियरर ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट नियरर हो चाहे फार ऑफ ऑब्जेक्ट हो, दूर ऑब्जेक्ट हो, आई है वो क्लियरली नहीं देख पा रही है क्योंकि इमेज जो रेटिना पे नहीं बन रही है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस क्या होता है? जिसका लोअर पार्ट तो क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस, अपर पार्ट इज कॉनकेव लेंस। दोनों लेंस लगे होते हैं इसमें, लोअर पार्ट में तो कॉन्वेक्स लगा होता है और अपर पार्ट में कॉनकेव लगा होता है। तो यह है प्रेस बायोपिया। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? अगर हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं कुछ देर देखता हूँ और फिर हटा लेता हूँ। हटाने के कुछ टाइम बाद भी इसकी इमेज जो है वो रेटिना पर बनी रहती है। अगर ये मार्कर मेरे सामने है तो इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है? रेटिना पे बन रही है। अब मैंने इसको हटा लिया, हटाने के बाद भी क्या होगा? कुछ टाइम तक ये मार्कर की इमेज मेरे रेटिना पर बनी रहेगी। तो ये ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद भी जो इमेज बन रही है इसको वो बोल रहे हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। और ये टाइम कितना होता है? 1 सेकेंड का, 1/16 ऑफ 1 सेकेंड, 1/16 ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का 1/16वां भाग। तो व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, जब इमेज रेटिना पर बनती है, इट रिमेन्स देयर फॉर 1/16 ऑफ सेकेंड, 1/16वां भाग भी वो बनी रहती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ आई इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन।
इसको मैं देख रहा हूँ, इसको देखने के बाद मैंने हटा लिया, तो इतने टाइम तक ये मेरे रेटिना पर बनी रहेगी। अब होता क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने देखा और तुरंत इस टाइम से पहले, इस टाइम को पूरा होने से पहले दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे सपोज दो मार्कर हैं अपने पास, वी हैव 2 मार्कर्स, ये एक मार्कर की इंक है, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने देखा और इतने टाइम से पहले हटाकर फिर ये देखने लग गया, तो अब क्या होगा, जो रेटिना पर वो ये दोनों इमेज बनी रहेगी और दोनों इमेज हमें कंटिन्यूटी का एहसास कराएगी। तो होगा क्या, इफ अनदर ऑब्जेक्ट इज सीन बिफोर दिस टाइम, अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इस टाइम से पहले देखा जाता है, द इम्प्रेशन ऑफ 2 इमेज मर्ज, तो इम्प्रेशन क्या होगा, उन दोनों इमेज का मर्ज हो जाएगा, दोनों इमेज क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, गिव अस द सेंसेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का एहसास दिलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई मूवी शूटिंग होती है, तो एक मूवी को बनने में लगभग 3 से 3.5, 4, 5 महीने लगते हैं, लेकिन हमारे सामने जो थिएटर में मूवी आती है वो कितने, केवल 3 घंटे की या 2 घंटे की मूवी होती है। तो उसमें क्या होता है, हर 3 महीने जब तक शूटिंग चलती है, हर 3 महीने या 3.5 महीने उसकी डेली शूटिंग होती है, तो वो डेली क्या हो जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। अब जब डेली रिकॉर्डिंग होती है तो उस रिकॉर्डिंग को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स। एक्चुअली में रिकॉर्डिंग होती क्या, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स होती है। वो कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स तैयार हो जाती है। अब क्या हो, एक रिकॉर्डिंग हो और दूसरी रिकॉर्डिंग हो, पहले दिन की रिकॉर्डिंग है, दूसरे दिन की रिकॉर्डिंग है, अगर उनको 1-1 घंटे के अंतराल के बाद चलाएंगे या 5-5 मिनट के अंतराल के बाद में चलाएंगे, तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये रिकॉर्डिंग अलग है और ये रिकॉर्डिंग अलग है। लेकिन यदि उनके टाइम इंटरवल इससे कम हो, टाइम इंटरवल इससे कम हो, मतलब 2 रिकॉर्डिंग हमने तैयार की है, दोनों रिकॉर्डिंग को मर्ज किया है, लेकिन टाइम इंटरवल इससे कम किया है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये अलग अलग बनी हुई है कि एक साथ बनी हुई है। तो वो क्या होता है, कंटिन्यूटी का एहसास दिलाती है। तो वो जो 3-3.5 महीने शूटिंग चलती है, उसको मर्ज इतने हिसाब से किया जाता है, इस टाइम से कम में मर्ज किया जाता है, ताकि वो कंटिन्यूटी का एहसास हमें दिलाए। तो द मूवीज और द मूविंग इमेज, जो मूवीज या मूविंग इमेज होती है, जो कि हम टेलीविज़न पे या थिएटर्स में देखते हैं, वो परसिस्टेंस ऑफ विजन का ही एग्जाम्पल है। होता क्या है, एनी सीन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पिक्चर्स, जितने भी सीन होंगे वो लार्ज नंबर ऑफ पिक्चर्स रखते हैं इन द प्रॉपर सीक्वेंस। द इमेज ऑफ दीज पिक्चर्स आर मेड टू मूव फ्रंट ऑफ आई एट ए रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। मतलब जो ये मूवी बन रही है, उस मूवी में जो कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स है, उन पिक्चर्स को चलने का रेट क्या है, 24 पिक्चर 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर कितनी फोटो, 24 फोटोज। 1 सेकेंड में 24 फोटो चलती है, और जो कि 1.5 टाइम्स फास्टर देन परसिस्टेंस ऑफ विजन, 1.5 टाइम्स फास्टर, 1.5 गुना इस टाइम से ज़्यादा है। तो हमने अभी देखा, अगर इस टाइम से मतलब कम टाइम का इंटरवल है, तो हम कंटिन्यूटी का एहसास हमें होगा, लेकिन ये तो इससे भी ज़्यादा है, मतलब इससे भी कम है। इस 1.5 इसका क्या है, 1.5 गुना है। मतलब अगर इसमें 1/16 सेकेंड लग रही है, तो इसमें और कम टाइम लग रहा है, और कम टाइम लग रहा है, तो हमें क्या होगा, कंटिन्यूटी का एहसास वहाँ पर होता है। उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। बेस्ट एग्जाम्पल है ये मूवीज़ वाला। मूवीज़ एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, मूवी को बनने में लगभग शूटिंग होने में 3 से 3.5 महीने लगते हैं। तो उन दिनों डेली शूटिंग होती है, कभी सुबह का सीन, कभी दोपहर का सीन, कभी शाम का सीन। लेकिन जब मर्ज करते हैं उनको, तो जो मर्ज करने की रेट होती है वो होती है 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। क्योंकि जो शूटिंग हो रही है, जो भी कोई वीडियो होता है, जो भी कोई वीडियो होता है, वो वीडियो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स। कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। अगर हम 24 पिक्चर पर सेकेंड चलाएंगे, तो वो क्या होगा, हमें कंटिन्यूटी का एहसास दिलाएगा। कंटिन्यूटी का एहसास क्यों दिलाएगा, क्योंकि 1.5 टाइम फास्टर चलेगी इस रेट के मुकाबले में।
तो वो हमें कंटिन्यूटी का एहसास दिलाएगा, और कंटिन्यूटी का एहसास क्या हो जाएगा, परसिस्टेंस ऑफ विजन। इम्पोर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशंस, तो गुड न्यूट्रिशंस हमारी हेल्थ के लिए भी बेटर है और हमारी आइज़ के लिए भी बेटर है। तो हमें हमारी आइज़ के कुछ एक स्टेप्स हैं जिनके लिए हमें जिनसे हम हमारी आंखों का ध्यान रख सकते हैं। टेक केयर ऑफ आइज़, तो सबसे पहला तो वॉश आइज विथ क्लीन कोल्ड वाटर। क्लीन कोल्ड वाटर से आंखों को जो है हमेशा साफ करना चाहिए। अब कमरे में कभी तो डिम लाइट होती है, कभी ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, तो डिम लाइट भी हमारी आइज़ के लिए डेंजरस होती है और ब्राइट लाइट भी डेंजरस होती है। डिम लाइट से आंखों पर जोर पड़ता है, जिससे क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और ब्राइट लाइट रेटिना को डैमेज कर सकती है। और अगर कुछ आँख में गिर जाए तो आइज़ को मसलनी नहीं चाहिए। जैसे हम स्टार्ट कर देते हैं मसलना कि निकल जाएगा, बट नॉट ए प्रॉपर वे, उससे आई जो है वो इंजर्ड हो सकती है। तो नेवर रब इफ समथिंग गेट इनसाइड, हमें क्या करना चाहिए, आई को वॉश करना चाहिए क्लीन कोल्ड वाटर से। मस्ट कंसल्ट डॉक्टर इन केस ऑफ एनी इंजरी, अगर आंखों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अदरवाइज वी फेस प्रॉब्लम्स। बिकॉज आई जो है सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। अगर आई नहीं रहेगी, आंखें नहीं रहेगी, तो हम पूरे वर्ल्ड को नहीं देख पाएंगे, हमारे आसपास क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, उनको हम नहीं देख पाएंगे। तो आंखों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशंस के लिए भी आंखों के जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक वगैरह हो गया, स्पिनिच वगैरह हो गया, वो खाना चाहिए हमें। विजुअली चैलेंज्ड और ब्लाइंड पीपल, ब्लाइंड पीपल जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते या जिनको दिखाई नहीं देता है। सम पीपल आर अनेबल टू सी, कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता है, उनको अपन क्या बोलेंगे, विजुअली चैलेंज्ड और ब्लाइंड पीपल। तो जिनको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है या जो देख नहीं पाते उनको बोलते हैं ब्लाइंड पीपल। अब ब्लाइंडनेस जो होती है, ब्लाइंडनेस जो होती है, अंधापन जो होता है, वो दो टाइप का होता है, क्योरेबल एंड इनक्योरेबल। क्योरेबल मतलब जो सही हो सकता है, इनक्योरेबल मतलब जो सही नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्योरेबल ब्लाइंडनेस। क्योरेबल ब्लाइंडनेस क्या होती है, तो होता क्या है, कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया से लाइट जाके इमेज बनती है रेटिना पे। कॉर्निया क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो कॉर्निया डैमेज हो जाता है तो वो डिजीज होती है उसको बोलते हैं क्योरेबल ब्लाइंडनेस। तो विजन इज रिड्यूस्ड, देखना है कि जो क्षमता है वो कम हो चुकी है या इवन लॉस्ट, बिल्कुल तरीके से जा चुकी है। इफ कॉर्निया बिकेम्स क्लाउडी फ्रॉम आइदर ए डिजीज, इंजरी और इन्फेक्शन। जो कॉर्निया है वो कैसा हो चुका है, क्लाउडी हो चुका है। क्लाउडी मतलब उसके ऊपर क्या होता है, वाइट वाइट सी एक लेयर जमा हो जाती है। अब जो वो वाइट लेयर जमा हुई है वो कोई बीमारी भी हो सकती है, किसी इंजरी के कारण भी हो सकती है या कोई इन्फेक्शन के कारण भी होते हैं। तो वो वाइट हो चुका है, वाइट हो चुका है, इसका मतलब उसमें से लाइट जा ही नहीं रही है, लाइट नहीं जा रही तो इमेज रेटिना पे बन ही नहीं रही है, तो उसको दिखना क्या हो चुका है, या तो पूरी तरीके से चला गया है या कम हो जाता है। ऐसा जनरली बूढ़े जो ओल्ड लोग होते हैं, ओल्ड पीपल्स होते हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है। तो इसको बोलते हैं, इस डिजीज को हम बोलते हैं कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, इस कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को जो है वो सही किया जा सकता है, कैन बी रिस्टोर्ड। कैसे, जो ये डैमेज्ड कॉर्निया है इसको हटा देंगे और इसकी जगह नया कॉर्निया लगा देंगे थ्रू मेडिकल प्रोसीजर, और उस प्रोसीजर का नाम है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन या फिर कॉर्नियल ग्राफ्टिंग। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन या फिर कॉर्नियल ग्राफ्टिंग मेडिकल टर्म्स में अगर हम बोले तो उसमें करते क्या है, जो डैमेज्ड कॉर्निया है उसको रिप्लेस कर देंगे जो अच्छा, जो सही कॉर्निया है उससे। और जो सही कॉर्निया कहाँ से मिलेगा, आई डोनेशन से मिलता है। जो भी आई डोनेट करते हैं उनकी आई से कॉर्निया निकाल के जो भी डैमेज्ड है उसके अंदर हम डाल सकते हैं। सेकेंड डिजीज इनक्योरेबल और परमानेंट ब्लाइंडनेस। इनक्योरेबल मतलब सही नहीं हो सकती। तो बेसिकली होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मार्कर है, इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे। रेटिना से ऑप्टिकल नर्व के थ्रू कहाँ जाएगी, ब्रेन में। फिर ब्रेन हमें दिखाता है कि ये सामने वाला ऑब्जेक्ट वो ये ऐसा है और इसको मार्कर बोलते हैं। बट इन केस रेटिना पे तो इमेज बन रही है बट वो इमेज ब्रेन पे नहीं ट्रांसफर हो रही, तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो यही है इनक्योरेबल और परमानेंट ब्लाइंडनेस।
इन केस इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, रेटिना के ऊपर इमेज तो बनेगी बट इज नॉट ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, बट ब्रेन को नहीं ट्रांसपोर्ट होगी, ब्रेन को ट्रांसफर नहीं होगी, इसलिए हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इनक्योरेबल और परमानेंट डिजीज। देयर इज नो क्योर ऑफ परमानेंट ब्लाइंडनेस, परमानेंट ब्लाइंडनेस का कोई भी अभी तक इलाज नहीं है। तो एक साइंटिस्ट हुए थे लुइस ब्रेल, लुइस ब्रेल ने जो है 1820 में ब्लाइंड पीपल के लिए, ताकि वो पढ़ सके समझ सके, उनके लिए एक मेथड डेवलप किया। उस मेथड को ब्रेल लिपि भी बोलते हैं, ब्रेल मेथड भी बोलते हैं। तो उस मेथड में थे क्या, उस मेथड में इस हिसाब से ऐसे डॉट्स थे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को रेक्टेंगुलर एरे भी बोल सकते हैं। इस रेक्टेंगुलर एरे में क्या होता है, ऐसे डॉट है, सपोज 1 डॉट है, मोटे पेपर पे इस तरीके से ये गड़ा हुआ रहता है, ताकि हम इसको अगर फिंगर लगाएंगे तो फिंगर लगा के हमारा सेंसेशन जो है वो ब्रेन में जाएगा और वो बता देगा एक डॉट है, एक डॉट है मीन्स यहाँ पर क्या है, ए। तो आपकी स्क्रीन पे जो है वो इमेज आ रही होगी कि ए क्या है, बी क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये 6 डॉट है, तो 6 डॉट है। अगर ओरिजोनटल की बात करें तो 2 ओरिजोनटल डॉट्स हैं, 3 वर्टिकल डॉट्स हैं, 1 2 3 3 वर्टिकल है, 2 ओरिजोनटल है। और अगर ऐसे 6 डॉट है, टोटल नंबर ऑफ डॉट कितने हैं, 6, तो ये इंग्लिश में पढ़ा जाएगा 4। तो ये प्रैक्टिस करवा के काफ़ी सारी लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स और साइंटिफिक नोटेशन भी जो है वो ब्लाइंड पर्सन जो है वो पढ़ सकता है। किसकी हेल्प से, ब्रेल मेथड की हेल्प से, ब्रेल लिपि की हेल्प से। व्हेन 2 प्लेन मिरर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर, जब 2 प्लेन हैं वो एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं। तो ये एक डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं हम। ये मिरर y है, ये मिरर x है, बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। ऑब्जेक्ट ये है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हमने यहीं पे क्यों रखा। सपोज ये मिरर y है और ये मिरर x है, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्यों नहीं रखा, यहाँ पे क्यों नहीं रखा। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो इस वाली साइड इमेज नहीं बनेगी, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो भी इस वाली साइड इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि इस वाली साइड हमने कोटिंग की हुई है। इमेज किधर बनेगी, इस तरफ ही बनेगी अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखिए प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस इधर रहेगी, इमेज बनेगी। तो इस ऑब्जेक्ट O की इस प्लेन मिरर में ये इमेज बन जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं, जो घरों में हमारे जो मिरर होता है अगर उसके पास खड़े रहेंगे तो इमेज भी एकदम पास होगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर करेंगे इमेज भी क्या होती जाती है, उस प्लेन मिरर में दूर होती जाती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ पर बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो मिरर X के लिए तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर इस ऑब्जेक्ट की I2 इमेज बन गई यहाँ पे। तो मिरर Y में I1, मिरर X में I2, ठीक है। तो साथ साथ में बनाते भी जाते हैं रफ स्केच। ये हो गया मिरर X, मिरर Y, और ये हो गया मिरर X। ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी Y मिरर में, तो ये डिस्टेंस है तो इतनी ही डिस्टेंस पर ये इमेज बन गई I1। फिर अब देखिए अगर मिरर ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज इसके अंदर बनेगी ऐसी। लेकिन अगर आपने मिरर को रोटेट किया तो इमेज भी क्या होती जाएगी, रोटेट होती जाएगी। तो रहना क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस आगे मिरर में ये इमेज बन गई I2। अब क्या किया, ये X मिरर है ऐसे और ये Y मिरर है, तो X मिरर के अंदर Y मिरर की जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी। तो इस X मिरर में इस Y मिरर की ये इमेज बन गई। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक मिरर X है, ये मिरर Y है, तो इस Y की जो इमेज किधर बनेगी, इस तरफ बनेगी। अब हमारा मिरर एक ऐसे रोटेट है, एक ऐसे है,
तो इसकी इमेज इस तरफ बनेगी। तो ये इमेज बन गई किसकी, मिरर वाई की। सेम मिरर एक्स की इमेज बनेगी मिरर वाई में, वो कैसी बनेगी, एकदम ऐसी बनेगी। तो ये हो गई मिरर एक्स, ये हो गया इमेज ऑफ मिरर एक्स, ठीक है। अब ये मिरर हो गया और ये वाली साइड है, जो ऊपर वाली साइड है उसमें इमेज बननी है, वो इमेज बनाएगी। तो इस I2 की इमेज है वो किधर बनेगी, वो इस तरफ बनेगी, I2 डैश। और यहाँ पर ये मिरर है, ये इधर वाली साइड में इमेज बनेगी, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस साइड बनेगी, I1 डैश। सेम I2 डैश की भी इमेज ये बनाएगा, वो किधर बनाएगा, इस तरफ बनाएगा, I2 डैश। अब ये मिरर है, ये मिरर क्या करेगा, I1 डैश की इमेज किधर बनाएगा, I1 डैश की इमेज बनाएगा इस तरफ, ये यहाँ पर बन जाएगा I1 डैश। डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, अगर प्रॉपर डायग्राम बनाओगे तो ये डिस्टेंस सेम रहेगी। तो I1 डैश और इसको नाम दे देते हैं, I1 डैश था तो I1 डबल डैश, ये I2 डैश है तो I2 डबल डैश। तो यहाँ पर हमें दो इमेज बनेगी। तो अगर अब हम इनको मिलाएं, सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, हेक्सागोनल शेप बनेगी। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ये एक्टिविटी है, करके से देख सकते हैं आप। दो मिरर लेना है, दोनों को 60 डिग्री पे आपको मिलाना है, मिला के फिर कोई ऑब्जेक्ट रखना है, तो इस तरीके का डायग्राम आपको बनेगा।